को आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को एजुकेशन पॉइंट की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर अब बात करते हैं अपने क्लास की। तो अपने आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है व्रत। ठीक है, अपन मतलब ज्यामिति में कर रहे थे, इससे पहले अपन ने बिंदु पद किया, उसके बाद में समरूपता पढ़ी। आज जो चैप्टर का नाम है वो व्रत है। और व्रत में से देखो भाई 6 नंबर का सवाल भी बनता है, 3 नंबर का भी बनता है। तो ये चैप्टर अपना एग्जाम में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल एकदम इजी आता है। ठीक है, इनको करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, बस आपको थोड़ी बहुत प्रमेय यानी कोई आपको नियम ध्यान में रखने पड़ेंगे, बाकी आराम से ये सारे प्रश्न हो जाते हैं। अब पहले बात करें कि भाई सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज किया है, यानी कोई न कोई हटाया है इसमें, तो आपके क्या हटा है आप वो देखिए। अब जैसे बात करें प्रश्नमाला के हिसाब से देखें तो आपके टोटल कितनी 4 प्रश्नमाला है इसमें। 12.1 से लेकर कहाँ तक है, 12.4 तक है। 12.1 से लेकर 4 तक इसमें से आपको जो हटाया है उस टॉपिक का नाम है चक्रीय चतुर्भुज। आपके जो सिलेबस में से हटा है उसका नाम क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। और ये चक्रीय चतुर्भुज जो है उसके सारे के सारे प्रश्न कहाँ दे रखे हैं, 12.4 में। और 12.4 में सारे के सारे प्रश्न चक्रीय चतुर्भुज के हैं, यानी कि ये 12.4 क्या कर दी, पूरी की पूरी आपके हट गई है। अब आपके सिलेबस में सिर्फ कितनी प्रश्नमाला है, ये 3 प्रश्नमाला है, यानी 12.1, 12.2 और 12.3। तो आपको इन 3 प्रश्नमालाओं को पढ़ना है। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, अब सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है अपने, उसका नाम है भाई व्रत। तो व्रत मतलब क्या होता है, तो आपको अभी सारा ये बेसिक देखो एक बार देखना पड़ेगा। जो भी मैं आपको यहाँ परिभाषा बता रहा हूँ उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, अपने को भले ही पता है कि व्रत क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, लेकिन फिर भी एक बार देखना है, क्योंकि पहली यानी जो 12.1 प्रश्नमाला है वो पूरी इसी पर आधारित है कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा मतलब क्या होता है, वगैरह सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें भाई व्रत क्या होता है। तो व्रत यानी देखो भाई, आपको व्रत की आकृति तो पता है कि भाई व्रत ऐसा होता है। अब इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछ ली जाए कि व्रत की परिभाषा क्या होती है, तो व्रत देखो भाई कोई भी एक समतल है, ये जैसे बोर्ड है आपके, क्या एक समतल है। इस समतल के अंदर कोई भी एक स्थिर बिंदु है। स्थिर बिंदु का मतलब जिसकी स्थिति बदलती नहीं है, एक जगह फिक्स है। अब केंद्र यहां पर है, ऐसा तो नहीं है कि भाई थोड़ी देर बाद केंद्र यहां आ जाएगा, परिधि के पास में नहीं आएगा। यानी कि ये जो एक स्थिर बिंदु होता है, इससे बराबर दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे इन सभी को मिलाएंगे तो इन सभी का जो समूह होगा उससे जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाती है, अपने व्रत कहलाती है। क्या कहलाती है। अब बात करें भी, देखो आपको भी ये जब भाई बिंदु पद पढ़ाया तो बताया था कि भाई एक स्थिर बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद क्या कहलाता है, व्रत। एक तो वो परिभाषा हो जाती है। एक बोले एक मतलब स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को या इन समूहों को मिलाने से जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, व्रत कहलाती है। तो मेरे हिसाब से इसकी तो परिभाषा लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें भी इस व्रत के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि भाई जैसे मैंने ये एक समतल है, समतल मान लीजिए कि भाई आपके पास एक पेज है, आपके पास एक पेज था, आपने पेज के अंदर क्या बना दिया, एक व्रत बनाया। अब व्रत बनाने से इस पेज के अब कितने भाग हो जाएंगे, टोटल 3 भाग हो जाएंगे। एक व्रत बनाने, किसी भी समतल में अपन एक व्रत बनाते हैं तो वो व्रत क्या करता है, उस समतल के कितने भाग कर देता है, 3 भाग कर देता है। और 3 भाग कौन से होते हैं, पहला भाग तो कौन सा हो जाएगा, देखो भाई ये आपने व्रत बनाया, देखो पहले ये पूरा पेज था, आपने ये व्रत बनाया तो अब क्या हो गया, एक तो व्रत के अंदर वाला भाग हो गया, एक व्रत के क्या हो गया, बाहर वाला। सही है कि नहीं। तो अंदर वाला भाग यानी जो नंबर 1 आपको दिख रहा है वो कहलाता है अभ्यंतर भाग। क्या कहलाता है, अभ्यंतर भाग। अभ्यंतर यानी जो अंदर वाला भाग है, व्रत के अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा, अभ्यंतर भाग। सेकंड नंबर बात करें भाई कौन सा, ये बाहर वाला भाग। तो बाहर वाले भाग को क्या बोलेंगे, बहिर्भाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहिर्भाग बोलेंगे। इसके बाद में तीसरे नंबर पर कौन सा भाग आता है भाई, एक तो अंदर वाला हो गया, एक बाहर वाला, एक होती है इसकी बॉर्डर। बॉर्डर मतलब अगर मान लीजिए कोई आपके तीसरा बिंदु यहां पर आपको दे रखा है तो वो कहां पर अब स्थित है, व्रत पर स्थित है, तो तीसरा भाग खुद क्या होता है, व्रत होता है। सही है, यानी मान लीजिए कोई एक देश है, उसके भाई एक तो देश के अंदर वाला भाग हो गया, एक बाहर वाला और एक बॉर्डर होती है। तो इसी प्रकार यहां पर भी 3 भागों में बढ़ जाता है, एक अभ्यंतर भाग, एक बहिर्भाग और एक व्रत। तो आपको पूछे कि एक समतल में व्रत बनाने पर उस समतल के कितने भाग बन जाते हैं, 3 भाग बन जाते हैं। आपसे अगर यह पूछा जाए कि किसी भी व्रत का केंद्र कौन से भाग में स्थित होता है, किसी भी व्रत का केंद्र कौन से भाग में स्थित होता है, अभ्यंतर भाग में।
अब मान लीजिए आपको एक बिंदु दे रखा है P, एक बिंदु दिया है Q और एक बिंदु दिया है R। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ कौन सा बिंदु है जो बहिर्भाग में स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा? P। अभ्यंतर भाग में कौन सा है? तो Q। और R कहाँ है? वृत्त पर। तो ये आपको भी बिंदुओं की स्थिति भी पता होनी चाहिए भी कौन सा भाग कहाँ होता है। ठीक है, आप अभी एक बार ध्यान दीजिएगा, फिर आपको लिखने देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो तीनों भागों की बात कर ली। अब वृत्त के अंदर देखें तो भाई वृत्त के अंदर देखो भाई, ये जो बीच वाला बिंदु होता है इसे अपन क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? और केंद्र को किससे दर्शाते हैं अपन? O से दर्शाते हैं। अब देखो ये जो भाग होता है यानी वृत्त वाला भाग, ये जो वृत्त का ये जो गोल गोल भाग कहलाता है, इसे अपन क्या बोलते हैं? परिधि। सही है, तो ये हो गया केंद्र, और ये बाहर वाला जो गोल गोल भाग है इसको परिधि कहते हैं। और केंद्र से लेकर अगर मैं परिधि तक चलूं तो यहां से लेकर यहां तक जो आपको रेखा दिख रही है वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो आपसे अगर त्रिज्या की परिभाषा अगर पूछी जाए तो केंद्र से लेकर परिधि तक या केंद्र से लेकर वृत्त तक जो लंबाई होती है या जो रेखाखंड होता है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद में दूसरा अगर देखो भाई और क्या होता है इसके अंदर, और क्या होता है तो भाई देखो ये O क्या है? केंद्र है। अगर आपने एक रेखा ऐसी खींची जो कहां से होके गुजर रही है? केंद्र से होके गुजर रही है। मान लीजिए एक रेखा AB है जो कहां से होके गुजरती है? AB से। तो ऐसी कोई भी रेखा जो केंद्र से होके गुजरती है वो क्या कहलाती है? व्यास। व्यास मतलब देखो एक सीधी रेखा जो कहां से होके गुजरती है? केंद्र से होकर गुजरती है। बाकी तो देखो भाई ये भी एक रेखा है, लेकिन क्या ये वाली रेखा केंद्र से होके गुजर रही है? तो ये व्यास नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब व्यास देखो, आपने व्यास भी देखा, त्रिज्या भी देखी। अब व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? तो आपने देखा भाई ये जो इतना भाग होता है केंद्र से लेकर परिधि तक, ये R होता है, त्रिज्या होती है। केंद्र से लेकर परिधि तक क्या होती है? त्रिज्या। इसी प्रकार ये वाला केंद्र से लेकर परिधि तक क्या हो जाएगी? त्रिज्या। यानी कितनी त्रिज्या मिलेगी कि आपके व्यास बन जाएगा? तो अपन देखते हैं भाई जब दो त्रिज्याएं मिलती है तो क्या बनता है? व्यास बनता है। ठीक है, यानी कि आपको अगर व्यास निकालना है तो त्रिज्या का क्या करना पड़ेगा? दुगुना करना पड़ेगा। या फिर अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो 2 यहां से जाएगा भाग में, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भाई व्यास बराबर तो होता है 2 इंटू त्रिज्या, और ये 2 अगर इधर आ जाएगा तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2। चलो यहां तक अपन ने ये बात की। इसके बाद में आगे और देखते हैं भाई और क्या क्या इसमें होता है। अब देखो भाई आपने त्रिज्या के बारे में पढ़ा, व्यास के बारे में पढ़ा, व्यास और त्रिज्या के मध्य संबंध क्या होता है वो पढ़ा, और कौन कौन से भाग होते हैं। अब देखिए जैसे आपके पास बात करें भाई, ये क्या है? एक वृत्त है, और वृत्त के अंदर ये केंद्र हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं चाप की। चाप अपन का देखो कभी भी रचना करते तो चाप कैसे काटते हैं? ऐसे। तो आप देखो कि ये जो मुड़ा हुआ भाग होता है आखिरकार है क्या? ये कोई किसी न किसी वृत्त का भाग है। यानी कि देखो आपने अगर कोई भी 2 बिंदु ले लिए, A और दूसरा बिंदु कौन सा ले लिया? B। तो आप देखो भाई ये जो A और B के बीच में जो आपको ये भाग दिख रहा है, ये A से लेकर B तक भाग, ये क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। ठीक है, तो चाप तो क्या हो जाता है कि कोई भी देखो जैसे कि वृत्त पर आपने 2 बिंदु ले लिए, उनके बीच में जो वृत्त का भाग है वो कहलाएगा चाप। अब चाप भी तो 2 तरीके के होते हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप। लघु चाप मतलब क्या होता है? तो लघु मतलब देखो, अब लघु चाप बताने से पहले आपको एक चीज और बतानी है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया भाई, ये केंद्र था, केंद्र से होकर कौन गुजरता है? व्यास गुजरता है। अब व्यास क्या कर रहा है? अभी वृत्त को कितने भागों में बांट रहा है? 2 भागों में। 2 भागों में मतलब देखो भाई ये क्या हो जाएगा? आधा वृत्त ये हो जाएगा, और आधा वृत्त कौन सा हो जाएगा? ये। तो आधे वृत्त को अपन क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त बोलेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये जो आपको आधा वृत्त दिख रहा है, मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, A से लेकर B तक अपन ने बोला कि वृत्त पर कोई भी 2 बिंदु स्थित होते हैं, उनके बीच का भाग क्या कहलाता है? चाप। तो आखिरकार ये भी तो चाप है। तो देखो भाई अगर चाप की लंबाई इस आधे वृत्त से कम है तो आप क्या कहोगे कि वो कैसा चाप है? लघु चाप। कैसा चाप है? और अगर मान लीजिए कि उस चाप की लंबाई इस आधे वृत्त से भी ज्यादा है, देखो आप अपने को पता है भाई यहां से लेकर यहां तक आपके आधा वृत्त आएगा। अगर आपके यहां तक अगर आप इस वाले चाप की बात करो, ये भी तो चाप है, तो ये वाला चाप क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी ऐसा चाप जिसकी लंबाई आधे वृत्त से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो लघु चाप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप। अब चाप के बाद में आता है जीवा। चाप के बाद में क्या आता है? जीवा। तो जीवा का मतलब क्या होता है वो भी आप देख लीजिए।
ये क्या हो जाएगा अपने केंद्र। केंद्र के बाद में देखो, अब वही बात कर रहा हूं भाई, वृत्त के ऊपर दो बिंदु स्थित हैं, अगर आप ये वाला भाग लोगे तो वो हो जाएगा चाप। लेकिन अगर इन दोनों को मैंने अगर सीधी एक रेखा खंड से अगर मिला दिया, एक रेखा खींची और इनको मिला दिया, तब ये क्या कहलाती है। समझ में आया कि जीवा और चाप के मध्य अंतर क्या है। तो भाई चाप तो होती है जो वृत्त का भाग होता है वो, और जीवा क्या होती है, बिंदुओं को सीधी मिलाने से जो रेखा मिलती है वो क्या होती है, जीवा। अब देखो भाई, जीवा आपने भाई पढ़ ली, तो जीवा के बाद में अब और क्या आता है, जीवा के बाद में आता है वृत्तखंड। जीवा के बाद में क्या आता है, वृत्तखंड। देखो भाई, वृत्तखंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए भाई, ये केंद्र है, अब मैंने यहां दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ए लिया, एक बिंदु बी लिया। अगर मैं इन दोनों को, अगर आपसे बात कहूं भाई, ये भाग क्या कहलाएगा, हाँ, यहां से लेकर यहां तक भाग चाप कहलाएगा। अगर इनको मैं सीधा मिला दूं तब वो क्या बन जाएगी, जीवा। चलो, आपको ये दोनों चीजें तो पता है कि भाई ये जीवा होती है, व्यास होता है, लेकिन इनके बीच वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं वृत्तखंड। उसको क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। लेकिन वृत्तखंड भी दो तरीके के होते हैं, वृत्तखंड भी दो तरीके के। देखो यहां आपने देखा भी आधा आधा वृत्त बन गया, ये आधा वृत्त है, तो देखो ये भी तो आखिरकार देखो भी अपन ने पढ़ा जीवा का मतलब कोई भी दो बिंदुओं को मिलाना है, तो यहां भी तो मैंने दो बिंदुओं को मिलाया, यानी व्यास भी क्या होती है, एक जीवा ही होती है। तो जीवा और ये चाप, जीवा और चाप के मध्य का ये भी तो क्या होता है, एक वृत्तखंड होता है। लेकिन ये कैसा अर्ध वृत्तखंड है। तो अगर मान लीजिए कोई वृत्तखंड आपके अगर आधे वृत्त से छोटा है तो वो क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। क्या कहलाएगा। और अगर मान लीजिए कोई वृत्तखंड ऐसा है, देखो भाई ये भी तो जीवा, ये भी व्यास, ये भी चाप है और ये जीवा है, तो ये वाला जो भाग क्या कहलाएगा, आपके दीर्घ वृत्तखंड, यानी जो आधे वृत्त से क्या होता है, अधिक होता है। अब लास्ट एक जो चीज और बचती है वो है अपना त्रिज्य खंड। क्या है, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड देखो नाम से ही पता चल रहा है, त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। देखो जैसे कि ये केंद्र है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी एक, ये आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। इसी प्रकार दूसरी त्रिज्या ओ भी हो गई। इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो आपको भाग दिखता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। और जैसे चाप के भी दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं, वृत्तखंड के भी इसके भी कितने प्रकार होते हैं, दो। एक कौन सा होता है, लघु त्रिज्य खंड। देखो भाई ये आधा वृत्त है, आधे से अगर कम है, आधे वृत्त से अगर कम में आ रहा है तो लघु त्रिज्य खंड। और देखो भाई ये आधे वृत्त से अधिक में आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड। चलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहां तक आपकी कोई समस्या नहीं। अब देखो एक बात और आपको बता देता हूं, इसमें और क्या समझने वाली बात है। देखो अगर आप इन सभी बिंदुओं को देख लोगे, ये सारे के सारे आपके प्रश्नमाला में काम आएंगे, ठीक है। अब एक बात और बताता हूं, आपने भी जीवा भी पढ़ी, व्यास भी पढ़ा। व्यास मतलब क्या होता है कि जो केंद्र से होकर रेखा गुजरती है वो व्यास कहलाती है, और जीवा आपके कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने पर जीवा बनती है। आप देखिए यहां आपके ये केंद्र होता है, अगर मैं जीवा यहां बनाऊंगा, ये अब छोटी है, मैं जैसे थोड़ा आगे आया, अब ये जीवा क्या हो गई, बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई, यानी ये बड़ी होती जा रही। देखो अब केंद्र पर आई, देखो अब सबसे बड़ी, अब बड़ी। अब जैसे मैं वापस केंद्र से कहां जाऊंगा, नीचे की ओर जाऊंगा, तो वापस इसकी लंबाई क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है, छोटी। यानी कि व्यास की जो लंबाई है केंद्र की ओर क्या होती है, बढ़ती। अपन जब केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो उसकी लंबाई भी बढ़ती जाती है, जो जैसे केंद्र से दूर जाते हैं तो उसकी लंबाई वापस क्या होती जाती है। तो आपने देखा भी ये जो सारी की सारी जीवाएं हैं, ये जो केंद्र से होकर गुजर रही है ये भी जीवा है। आप ये बताओ भाई, ये जैसे कि ए बी, ये सी डी, ई एफ, इस बीच वाले को बाकी को मैं छोड़ देता हूं, ई एफ, फिर जी एच, आई जे, के एल, एम एन और ओपी। आपको ये सारी जीवाएं दे रखी है। अगर आपको ये पूछा जाए कि इन सभी में से सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, इन सभी में से सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, हाँ आईजे होगी, क्योंकि अपने को पता है कि भाई केंद्र की ओर बढ़ती है, मतलब केंद्र पर जो बनेगी वो सबसे बड़ी जीवा होगी। तो इसका मतलब अपन ने एक बात देखी कि सबसे बड़ी जीवा जो होती है, सबसे बड़ी जीवा आपने देखी वो कहां से होके गुजरती है, केंद्र से, और केंद्र से होके और कौन गुजरता है, व्यास। इसका मतलब सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो आपके एक खालिस्तान या कोई सही गलत ऐसा भी आएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो हाँ भाई ये क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक है भाई।
तो एक बिंदु आपको इसको भी क्या कर देना है, नोट कर देना है। अब मेरे हिसाब से लगभग अब 12.1 का शायद कोई बिंदु नहीं बचा, और कोई बचा होगा तो उसमें बात कर लेंगे। इन सभी को अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अभी अपन ने ये जिन बिंदुओं की बात की है, अब इसी पर आधारित अपने प्रश्नमाला 12.1 है। अपन देखते हैं कि 12.1 में पहला प्रश्न बोला है कि खाली स्थान भरिए। अब खाली स्थान भरना है, और देखो भाई खाली स्थान में देखो, जैसे पहला आपको दे रखा है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान भाग में स्थित होता है। कोष्टक में लिखा है बहिर्भाग या अभ्यंतर भाग। वृत्त का जो केंद्र होता है अभ्यंतर भाग में होता है या बहिर्भाग में होता है? हाँ, अंदर होता है। इसका मतलब कौन से भाग में होगा? अभ्यंतर भाग में। तो पहले में क्या आ जाएगा? अभ्यंतर आ जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके पहले का दूसरा, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। अब समझना भाई, एक अभी ये दूसरा वाला बिंदु समझिएगा। एक बिंदु ऐसा है जिसकी दूरी त्रिज्या से भी ज्यादा है। अगर आप कोई बिंदु ऐसा लोगे जिसकी दूरी त्रिज्या से भी ज्यादा है तो वो बिंदु कहां आ जाएगा? वृत्त से बाहर आ जाएगा। और बाहर वाला बिंदु कौन से भाग में स्थित होता है? बहिर्भाग में। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसकी जगह प्रश्न ऐसे बनता, एक बिंदु ऐसा है जिसकी दूरी त्रिज्या से कम है, तो वो कहां पर होता? और एक बिंदु ऐसा जिसकी दूरी त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, तो कहां पर होता? वृत्त पर होता। प्रश्न कैसे भी बन सकता है। तीसरा प्रश्न, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है भाई। इसके बाद में चौथा प्रश्न, एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो। देखो एक चाप, देखो भाई चाप के बारे में पढ़ा। चाप मतलब वृत्त का भाग होता है। एक अगर मान लो, देखो भाई एक चाप ऐसा है जिसके जो दो सिरे हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? व्यास से जुड़े हुए हैं। तो व्यास से जुड़े हुए हैं मतलब देखो भाई व्यास के जुड़ने से जो चाप बनता है वो क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा। आप सीधा किताब में इसको आप पलट कर दीजिएगा। फिर पांचवा है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उस तल को खाली स्थान भागों में विभाजित कर देता है। बोलो भाई कितने भागों में विभाजित कर देता है? 3 भागों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 भाग हो जाएगा। तो देखो भाई, यानी ये पांचों के पांचों प्रश्न अपने बोर्ड पे अभी अपन ने समझे। इसके बाद में दूसरे की बात करें। दूसरे में बोला है सत्य और असत्य लिखिए, सत्य या असत्य। पहला बोला है केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या होती है। आपको बोला है वृत्त पर कोई बिंदु है, अगर मैं उसको केंद्र से मिलाऊंगा तो क्या वो त्रिज्या कहलाएगी? तो हाँ भाई ये तो सत्य है, आप लिख दीजिएगा भाई सही है, यानी सत्य है। इसके बाद में दूसरा बोला है एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती हैं। क्या एक वृत्त के अंदर सभी जीवाएं समान लंबाई की होती है? अपन ने देखा भी जैसे जैसे केंद्र की याद आगे बढ़ती जाएगी छोटी होती जाएगी, यानी कोई भी आपके जरूरी नहीं है कि सारी की सारी समान होगी। तो ये क्या है? असत्य है। तीसरे में बोला है यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। अब ये बिंदु भाई समझने वाला है, इसका आप आंसर भाई देखो, ये अभी तक अब मैंने आपको बताया भी नहीं है। देखो आपने देखा भी ये चाप का मतलब तो ये होता है कि ये बीच वाला भाग। अगर मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है, आपने इस वृत्त को क्या कर लिया, अभी कितने चापों में बांट दिया? 3 चाप। देखो ये नंबर 1 चाप हो गई, ये हो गई दूसरी चाप, और ये कौन सी चाप हो गई? तीसरी। और तीनों की लंबाई अगर समान है, तीनों की लंबाई क्या है? तो क्या ये दीर्घ चाप होगी? और अपन ने पढ़ा है कि दीर्घ चाप जो कौन सी होती है? जिसकी लंबाई आधे वृत्त से ज्यादा होती है। तो इसमें से देखो आधा, अगर आपको आधा वृत्त बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा कितने चाप बनेंगे? आधे वृत्त के लिए ज्यादा से ज्यादा 2, और 2 से अगर अधिक चाप बन गए इसका मतलब उन सभी चाप की लंबाई आधे वृत्त से क्या है? और आधे वृत्त से कम होती है तो कौन सा चाप कहलाता है? लघु चाप। और ये कह रहा है कि दीर्घ चाप कहलाता है, इसका मतलब क्या है? गलत है। फिर अगर बात करें भाई चौथे प्रश्न की, इसके चौथा जो सही गलत का भाई क्या दे रखा है अपने को, एक वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या की दुगुनी है वो व्यास कहलाता है। देखो एक जीवा ऐसी है, देखो अब जीवा छोड़ो, जिसकी लंबाई त्रिज्या की दुगुनी। अब आप ये बताओ त्रिज्या की दुगुनी कौन होती है? और क्या व्यास एक जीवा होती है? तो बस तो अपने पढ़ा है भी व्यास और जीवा हो सकती है, तो इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। ठीक है भाई। इसके बाद में पांचवा प्रश्न, वृत्त एक समतलीय आकृति है। समतलीय मतलब ऐसी आकृति जिसे एक समतल में बना सको। क्या मैं वृत्त को इस कॉपी में बना सकता हूं एक पेज पर? तो हाँ भाई ये क्या है? समतलीय आकृति है। इसका मतलब पांचवा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर छठे की बात करें भाई, छठा आपके शायद वृत्त की परिभाषा है। हाँ नहीं,
एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल में एक से स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं व्यास कहलाता है। आपको देखो क्या कह रखा है, एक वृत्त में एक तल में स्थित बिंदुओं का समूह, बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक स्थिर बिंदु से क्या हो, बराबर दूरी पर हो। तो भाई एक बिंदु से बराबर दूरी पर जो बिंदु होते हैं उनको मिलाने से क्या इसमें लिखा हुआ है कि व्यास कहलाता है। क्या वो व्यास कहलाता है या दूसरा कोई कहलाता है? वो वृत्त कहलाता है। एक बिंदु से बराबर दूरी पर जो बिंदु होते हैं वो वृत्त कहलाता है, ना कि व्यास। तो इसने बोला है कि व्यास कहलाता है, मतलब ये क्या है, गलत। फिर लास्ट इसका प्रश्न है भाई 7वां, एक वह जीवा जो केंद्र पर स्थित होती है त्रिज्या कहलाती है। ऐसी जीवा जो कहां से होके गुजरती है, केंद्र से, क्या वो जीवा त्रिज्या कहलाएगी? नहीं, वो क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी, क्योंकि केंद्र से होकर तो कौन गुजरता है? व्यास। इसका मतलब ये क्या है, गलत है, असत्य है। तो आपके प्रश्नमाला 12.1 हो गई कंप्लीट। अब आप इन सभी को नोट कर लीजिए, फिर अपन अगले जो बिंदुओं की बात करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, अब अपन ने 12.1 प्रश्नमाला कर दी है, फिर आगे बढ़ते हैं 12.2 की ओर। लेकिन 12.2 करने से पहले आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय है वो आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब प्रमेय जो पहली प्रमेय है, देखो भाई, अब नंबर इनका क्रम कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपने को वो प्रमेय क्या कहती है वो पता होना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं, फिर आपको बताऊंगा भाई ये प्रमेय का क्या कथन होता है, क्योंकि कथन अपने को याद होना जरूरी है। जैसे कि ये क्या है, केंद्र है आपके पास, ये क्या है, देखो भाई, ये आपको अगर ये पूछा कि ए बी क्या है, ए बी जीवा है, और ए बी का जो ये वाला भाग है वो क्या है, चाप है। अब एक जीवा है ए बी, दूसरी जीवा है सी डी, एक जीवा है ए बी, दूसरी जीवा है सी डी। यदि दोनों की लंबाई क्या है, यदि ये दोनों समान लंबाई की जीवा है, तो केंद्र पर देखो ये वाली जीवा क्या बनाएगी, केंद्र पर कोई ना कोई कोण बनाएगी कि नहीं बनाएगी। इसी प्रकार ये वाली जीवा भी केंद्र पर कोई ना कोई क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। तो अगर इन दोनों की लंबाई समान है तो इनके द्वारा बनाया गया कोण भी क्या होगा, हमेशा समान होगा, ठीक है। एक तो बात ये हो गई, अगर दोनों की लंबाई बराबर है तो कोण भी क्या होंगे, बराबर। अगर मान लीजिए कि भाई ए बी तो है बड़ी और सी डी कैसी है, तो भाई जो बड़ी होगी उसके द्वारा कोण भी क्या बनेगा। तो भाई एक जीवा ऐसी है जिसकी लंबाई बड़ी है तो वो कोण भी बड़ा बनाएगी, लंबाई छोटी है तो कोण भी क्या बनाएगी। इसके ऊपर भी आपके 12.2 में सवाल दे रखा, कैसे, देखो आप समझिएगा। मान लीजिए भी ये जीवा है आपके 8 सेंटीमीटर की, ये है आपके कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की, आपको दे रखा है। इन दोनों में से आपको दो कोण दे रखे हैं, ठीक है। आपको दिया है कि एक कोण तो है जो 50 डिग्री का है और दूसरा कोण जो है वो 30 डिग्री का है। अब मेरे को ये पता नहीं कि ये कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपको लंबाई दे रखी है आप ये बता सकते हो इन दोनों में से ये वाला, ये जो नंबर 1 है वो कौन सा कितने डिग्री होगा और नंबर 2 कितने डिग्री का हो सकता है। इन दोनों में से आपको लंबाई ये दे रखी है भाई, एक 8 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर। आपको अगर ये पूछा जाएगी भाई दोनों में से पता नहीं कौन सा कौन है, लेकिन इन दोनों में से कोई है। ये पहले वाले कोण का मान क्या होगा, 50 डिग्री या 30 डिग्री। वेरी गुड, 30 डिग्री होगा, क्योंकि आपने देखा भाई दोनों में से भाई छोटी जीवा ये है, तो छोटी जीवा हमेशा छोटा कोण बनाएगी। दोनों में से छोटा 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला कोण बड़ा, यानी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। आपके अगर सही गलत में मान लो आ जाए कि ये जीवा 8 सेंटीमीटर की है, ये जीवा 10 सेंटीमीटर की है, तो क्या ये वाला कोण 50 और ये वाला कोण 30 डिग्री का हो सकता है? तो यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि छोटी वाली भुजा जो बनाएगी वो छोटा कोण बनाएगी, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, असत्य। लेकिन अब आपको प्रमेय लिखनी है, तो प्रमेय में सिर्फ आपको इतना लिखना है कि समान लंबाई की जीवाएं, लिखिए समान लंबाई वाली जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है या बनाती है, ठीक है। अंतरित करती है या आप लिख सकते हो बनाती है, ठीक है। चित्र बनाना चाहो तो भी चित्र भी बना दीजिए। ये ए बी हो जाएगी, ये सी डी हो जाएगी, अब देखिए ये पहली प्रमेय लिखी। इसके बाद में अगर आप नोट करके लिखना चाहो, ठीक है, क्योंकि ये अभी जो आपको लिखवा रहा हूं वो क्या है, कोई प्रमेय नहीं है, वैसे प्रमेय ये एक ही है। अब नोट करके, जैसे पहला नोट आपको लिखना है, बड़ी जीवा द्वारा बनाया गया कोण भी क्या होता है, बड़ा होता है।
बड़ी जीवा द्वारा बनाया गया कोण बड़ा तथा छोटी जीवा द्वारा बनाया गया कोण छोटी जीवा द्वारा बनाया गया कोण छोटा होता है। ठीक है, ये तो अपन ने पहले बिंदु की बात की। अब आप समझिएगा भाई, इसके बाद में दूसरी प्रमेय की बात करें तो दूसरी प्रमेय है इसकी उल्टी। उल्टी मतलब आपको यहां पहले क्या दे रखा था कि अगर जीवाएं बराबर हैं तो आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों कोण भी क्या है, बराबर। इसका उल्टा, अगर कोई दो जीवाएं ऐसी दे रखी है, कोई दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, और यदि ये दोनों अगर आपके यहां पर कोण क्या बना रहे हैं, बराबर, मान लो ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, मतलब दोनों की दोनों जीवाएं क्या कर रही है, बराबर कोण बना रही है। इसका मतलब दोनों जीवाओं की लंबाई क्या है, बराबर। तो आप लिखोगे ऐसी जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, समान कोण अंतरित करती है, तो उनकी लंबाई भी समान होती है। तो उनकी लंबाई भी क्या होती है, समान होती है। ये आपकी हो गई दूसरी प्रमेय। दोनों के लिए चित्र सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अगर जीवा बराबर है तो कोण बराबर होंगे, कोण बराबर है तो जीवा बराबर होंगे। फिर तीसरी प्रमेय देखिए भाई, तीसरी प्रमेय आप समझिएगा। तीसरी प्रमेय क्या कहती है, आपके पास देखो भाई ये केंद्र है, ठीक है, और ये क्या क्या हो जाएगी आपके जीवा। और देखो भाई अब जीवा, अब आपको ये पूछा जाए कि भाई इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है, इस जीवा के केंद्र से दूरी। तो कभी भी दूरी लेनी है तो कितने डिग्री पर लेनी है आपको, 90 डिग्री पर, यानी आपको एक लंब खींचना पड़ेगा। तो लंब आपने खींचा भाई, मान लीजिए उस लंब का नाम क्या है, OM। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई AB की केंद्र से दूरी कितनी है, OM है, ये जो लंब OM दिख रहा है वो जीवा की किससे दूरी बताता है, केंद्र से। और ये जो आपको दूरी बताने वाला, यानी जो आपने लंब खींचा है, वो लंब क्या करता है, इस जीवा को दो बराबर भागों में, यानी कि जो केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो भागों में बांटता है, मतलब समद्विभाजित करता है। तो आप लिखोगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब या खींचा गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम द्विभाजित करता है। ठीक, अब फिर अगली जो चौथी प्रमेय वो इसी की उल्टी है। एक ऐसा आपने देखो एक लाइन ऐसी खींची जो अगर इस जीवा को बराबर भागों में बांटती है, इसका मतलब वो क्या है, लंब है। इसका मतलब क्या है, वो लंब है। तो इसको वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर अगली प्रमेय की बात करें, ये इसके लिए चित्र है, ठीक है। अगली प्रमेय है चौथी प्रमेय क्या है, चौथी प्रमेय भाई ध्यान से देखिएगा। देखो ये जो लंब होता है वो किसका काम करता है, दूरी का काम करता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास दो जीवाएं हैं, एक जीवा है AB और दूसरी जीवा कौन सी है, इस बिंदु को ध्यान से समझिएगा क्योंकि पूरी की पूरी प्रश्नमाला लगभग इसी पर आधारित है। ये लगभग हर सवाल में ये आपके काम आती है। देखिए आपको अगर अब ये तो पहले एक जीवा की बात कर रही कि भाई जीवा की दूरी क्या कहला, जीवा की दूरी जो होती है वो है वास्तव में क्या होती है, लंब होती है। और जब भी लंब खींचेंगे तो भाई जीवा के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 2। आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई ये अगर पूरी जीवा 10 सेंटीमीटर की है तो लंब खींचने के बाद में जो ये MB भाग बना है वो MB कितने सेंटीमीटर का होगा, ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, एक अपन पहले सवाल कर ही लेते हैं, ठीक है भाई। आपको ये दे रखी है कितने सेंटीमीटर की,
16 सेंटीमीटर। ये आपको कितने सेंटीमीटर दे रखी है? 16 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये ओ बी क्या है? अब मेरे को बताइए भाई, ओ बी क्या है? ओ है केंद्र और बी कहां पर स्थित है? परिधि पर। तो केंद्र से परिधि तक क्या होती है? त्रिज्या। तो भाई त्रिज्या होती है, आपको मान लो भाई त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर की। अब आपको बोला है कि ये ओ एम कितने सेंटीमीटर होगा। आपको ये पूरी ए बी दे रखी है 16 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, आपको ओ एम का मान निकालना है। 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो इसी तरीके के हैं। कैसे करोगे इसको? तो आपको देखो भाई, ये दिख रहा है भाई, यहां एक मेरे को क्या मिल रहा है? त्रिभुज दिख रहा है जिसमें एक कोण 90 डिग्री, मतलब समकोण त्रिभुज है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए कम से कम आपको 3 में से 2 भुजाएं पता होनी जरूरी है। अब देखो भाई, ये पूरी 16 है तो ये आधी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इन तीनों में से ये पता है 10 सेंटीमीटर की है, ये पता है 8 सेंटीमीटर की, ये आपको पता नहीं है। मान लीजिए ये कितनी है? x। आपको पता है भी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो आधार का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना? 64। और लंब का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 10 के स्क्वायर यानी 100 के बराबर। 64 दूसरी ओर जाएगा तो 100 में से क्या हो जाएगा? माइनस। और कितना बचेगा भाई? 36। और भाई स्क्वायर हटाना है तो रूट लगाएंगे तो कितना मिलेगा? 6 सेंटीमीटर। यानी कि केंद्र से इस जीवा की दूरी कितनी है? ऐसे के ऐसे सवाल आपके प्रश्नमाला में भी दे रखे हैं। तो ठीक है, आपने अगर इसको सही से समझा है तो आप प्रश्नमाला के प्रश्न कर सकते हो। ठीक है भाई, देखिए अब अगली भाई, यहाँ एक प्रमेय की बात की। अब देखो, अगर आपको एक जीवा की बात की, अगर आपको 2 जीवाएं दे रखी हैं, अगर इन दोनों जीवाओं की लंबाई क्या है? बराबर है, तो इनकी जो केंद्र से दूरी होगी वो भी क्या होगी? समान। और दूरी, केंद्र से दूरी मतलब क्या? लंब। केंद्र से दूरी मतलब लंब। इसका मतलब यदि ये दोनों अगर जीवाएं बराबर लंबाई की हैं तो ये जो दूरी है वो भी क्या होगी? समान होगी। यानी ये जो आपने जो लंब खींचे, एक ओ एम और दूसरा कौन सा है? ओ एन, इन दोनों की लंबाई भी क्या होगी? यानी कि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से क्या होती हैं? समान दूरी पर होती हैं। तो आप लिखिएगा, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी, और दूरी कैसे निकालते हैं? लंब खींचकर। ठीक है, समान दूरी पर होती है। ये वो पहले वाले के जैसा हो गया। अगर लंबाई समान है तो कोण समान होंगे, उसी प्रकार लंबाई समान है तो दूरी भी क्या होगी? समान। लेकिन अब एक बात, जैसे यहां नोट में लिखी है, यहां पर भी एक नोट अपन लिखने जा रहे हैं। देखो भाई, आप अभी लिखना बंद करो, एक बार यहां देखिए। आपने ये पढ़ा भाई, लंबाई समान है तो कोण समान होंगे, और जिसकी लंबाई अगर बड़ी है तो कोण भी क्या हो जाएगा? बड़ा। तो क्या यहां ऐसा हो सकता है कि भाई लंबाई बराबर नहीं है? भाई ये तो ए बी की लंबाई तो है छोटी और सी डी की लंबाई क्या है? बड़ी। तो आप ये बता, अब जैसे ये पढ़ा कि भाई जिसकी लंबाई छोटी वो कोण भी छोटा, जिसकी लंबाई बड़ी वो कोण बड़ा बनाएगी। आप यहां कह सकते हो कि जिसकी लंबाई छोटी होगी वो कम दूरी पर होगी और जिसकी लंबाई बड़ी होगी वो ज्यादा दूरी पर होगी, ऐसा कह सकते हैं? ये गलत है भाई। ठीक है, क्योंकि देखो आप देख रहे हो, आप मेरे को ये बताओ कि जीवा की लंबाई कब बढ़ती है? जब केंद्र की ओर जाते हैं या केंद्र से दूर जाती है तब? तो भाई जो अब यानी दोनों में से बड़ी कौन सी है? ये सीढ़ी बड़ी है, यानी ये केंद्र के ज्यादा नजदीक है। ये केंद्र के क्या नजदीक है? तो भाई ज्यादा नजदीक है मतलब दूरी कैसी होगी? कम या ज्यादा? कम होगी। सही है। यानी अपने को पता है कि जीवा की लंबाई कब ज्यादा होती है? जब वो केंद्र के नजदीक होती है। और जीवा की लंबाई कब कम होती है? जब वो क्या होती है? केंद्र से दूर होती है। यानी कि जो जीवा छोटी होगी उसकी दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। हाँ, ज्यादा होगी। और जो जीवा आपके लंबाई में बड़ी होगी उसकी दूरी केंद्र से क्या होगी? तो भाई इन दोनों बातों में ध्यान रखना है। अगर कोण वाले वाला अगर यहां पर भी कंसेप्ट लगा दिया तो फिर गलत हो जाएगा। अपने को पता है जैसे केंद्र की ओर जाते हैं दूरी कम होती है और जीवा की लंबाई बढ़ती है। तो जीवा बड़ी तो दूरी कम, और जीवा छोटी तो दूरी ज्यादा। ठीक है, तो भाई आपके अगर जीवा बराबर है तो दूरी दोनों बराबर होगी, लेकिन अगर छोटी बड़ी है तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं यहां लिख देता हूं, बड़ी जीवा की दूरी कम तथा बड़ी जीवा की किससे दूरी? बड़ी जीवा की केंद्र से दूरी। ठीक है भाई, दूरी भी अलग अलग तरीके की होती है। तो बड़ी जीवा की केंद्र से दूरी कम तथा
छोटी जीवा की केंद्र से दूरी अधिक होती है, केंद्र से दूरी अधिक होती है। अब देखिए, अब अंतिम दो प्रमेय और बचती हैं। देखिए, आपने ये पढ़ा था भी असंरेखी बिंदु, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु के बारे में पढ़ा। संरेख बिंदु मतलब जो एक ही रेखा पर होते हैं, और असंरेख बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते। तो मान लीजिए आपको कोई तीन बिंदु दे रखे हैं, जो तीन बिंदु क्या है, एक दूसरे से असंरेख है। क्या है? तो भाई आपको ये, आपके एक प्रमेय ये कहती है कि जो अगर तीन बिंदु असंरेख हैं तो इन तीनों से अपन कितने व्रत बना सकते हैं? सिर्फ एक व्रत बनेगा। इन तीनों असंरेख बिंदुओं से कितना व्रत बनेगा? एक व्रत बनेगा। तो आपको भाई ये बात ध्यान रखनी है कि अगर तीन बिंदु असंरेख हैं तो उनसे ज्यादा से ज्यादा कितना व्रत बन सकता है? एक व्रत। तो आप लिखिएगा, इस चित्र नहीं बनाना है, ठीक है। तीन असंरेख बिंदुओं से अधिकतम एक व्रत बनाया जा सकता है। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं वो आपको अभी मैं बताता हूं। पहले इसकी अगली प्रमेय भी देख लेते हैं। प्रमेय है, देखो भाई, छठी, यानी जो लास्ट प्रमेय अपनी बची है। देखिए, तीन असंरेख बिंदुओं से तो अधिकतम एक व्रत बनता है, लेकिन यदि आपको कैसे बिंदु दे रखे हैं? संरेख बिंदु। संरेख बिंदु यानी ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित है। अगर आप इनसे अगर व्रत बनाने जाओगे, तो अगर आप व्रत बनाने जाओगे तो कैसे बनेगा? देखो, व्रत ऐसे या तो बनेगा, या व्रत ऐसे बनेगा, या व्रत कैसे बनेगा? ऐसे। अब ध्यान से देखिए, आपने जो ये बड़ा वाला व्रत बनाया है वो कितने बिंदुओं से होके गुजर रहा है? दो बिंदु से। ये वाला बिंदु छूट रहा है। आपने ये वाला व्रत बनाया तो भाई ये ए बी से गुजर रहा है, लेकिन ये वाला बिंदु छूट रहा है। इसी प्रकार ये वाला व्रत इन दोनों से गुजर रहा है, इससे छूट रहा है। यानी अगर बिंदु अगर संरेख होंगे तो आपके सिर्फ दो बिंदुओं से होकर ही वो व्रत गुजरेगा, तीनों बिंदुओं से होकर नहीं गुजर पाएगा। यानी इसका मतलब होता है कि तीन असंरेख बिंदुओं से क्या ऐसा कोई व्रत बनता है जो तीनों संरेख बिंदुओं से गुजरता है? अपन देखते हैं कि भाई अगर आप संरेख बिंदुओं पर व्रत बनाने जाओगे तो सिर्फ दो से गुजरेगा, तीन से नहीं गुजरेगा। तो आप लिख सकते हो कि तीन संरेख बिंदुओं से कोई भी व्रत नहीं बन सकता। ठीक है, तीन संरेख बिंदुओं से एक भी व्रत नहीं बनाया जा सकता, एक भी व्रत नहीं बनाया जा सकता। ठीक है भाई, या जा सकता है। तो देखो भाई, असंरेख है तो एक बनेगा और संरेख है तो एक भी नहीं बनेगा। चलो, अब एक बात और भी ये भी देख लीजिए भी कि असंरेख बिंदुओं से एक व्रत बनता है, वो बनाते कैसे हैं? ठीक है भाई, एग्जाम में क्या पता भी रचना में इसको भी दे दे। देखो, एक तो आपको व्रत कैसे बनाते हो, आपको अगर त्रिज्या दे रखी है कि भाई त्रिज्या इतने सेंटीमीटर, आप प्रकार को भी इतना सेंटीमीटर खोल लोगे, आप क्या बना दोगे? त्रिज्या बना दो, सॉरी क्या बना दोगे? व्रत। लेकिन आपको अगर ऐसे तीन बिंदु दे रखे हैं, आपको कितने बिंदु दे रखे हैं? तीन बिंदु, और तीनों की तीनों देखो क्या एक ही रेखा पर है? नहीं है, मतलब असंरेख है, मतलब एक व्रत बनेगा। तो इनसे कैसे व्रत बनेगा? देखिए, पहले आपको तीनों बिंदुओं को मिलाना है। मिलाने के बाद में देखो, पहला आपको कौन सा रेखाखंड मिल रहा है? ए बी। आपको वो ए बी का समद्विभाजन करना आता है। कैसे करते हैं? ए पर रखना है और आधे से ज्यादा खोलना है, फिर दोनों और चाप काटना, एक चाप इधर एक चाप इधर। अब जितना आपने खोल के काटा, अब बी पर रखो, एक चाप इधर एक चाप इधर। अब आपको क्या करना है? इन दोनों चापों को मिलाना है। ठीक, जैसे बीसी का ए बी का समद्विभाजन किया वैसे बीसी का करना है। अब आपको बी पर रख के आधे से ज्यादा खोलना है, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। इसी प्रकार सी पे रखो, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। अब आप देखिए भाई, ये दोनों चाप इनको मिलाया। अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो दोनों चाप हैं वो एक दूसरे को वापस आगे जा, ये जो आपने लाइनें खींची हैं इनको मिलाने से, वो दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं? इस वाले बिंदु पर। उसको मैंने क्या नाम दे दिया? ओ। ये जो ओ है वो आपके व्रत का क्या है? केंद्र है। तो अब आपको प्रकार को यहां रखना है, फिर चेक करना है प्रकार को कहां तक खोल के? ए तक। आपने ए तक खोल के देखा, आप चेक करो क्या वो का वो प्रकार जितना खुला बी तक जाता है?
अगर जाता है तो भाई आपने ये लाइनें सही खींची है। फिर देखो क्या वो सी तक भी जाता है, अगर जाता है तो ये काम सही किया है। तो यहां से प्रकार खोलने पर अगर तीनों तक जाता है और फिर अगर आप प्रकार को घुमाओगे तो आपको एक क्या मिल जाएगा, वृत्त मिल जाएगा। ऐसे अपन एक वृत्त बना सकते हैं। वैसे अभी तक प्रश्न पूछा नहीं है, लेकिन किताब में थोड़ा यहाँ दे रखा है इसमें कि कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको ये थोड़ा बता दिया। बाकी ये दो प्रमेय आपको ध्यान रखनी है, प्रश्नमाला में इनके कोई सत्य असत्य में शायद सवाल दे रखे हैं, ठीक है।